हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है विंड प्रेशर कोफिशिएंट्स सीपीई एंड सीपीआई एज पर IS 875 पार्ट 3 2015। तो इस कोड में ये कोफिशिएंट्स ज्ञात करने का मेथड बताया गया है। कुछ तालिकाएं दी गई हैं, उन तालिकाओं के माध्यम से हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू देखते हैं और इनके मान ज्ञात करके तो इसके बाद फिर हम टोटल लोड, विंड लोड की गणना करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर, किसी भी मेंबर पर अलग से दिया गया हो, मेंबर किसी के साथ कंबाइंड ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, इंडिविजुअल मेंबर पर भार की गणना करना है। इसका उल्लेख IS कोड के क्लास 7.3.1 में किया गया है और वहाँ एक फार्मूला दिया हुआ है इस विंड लोड के लिए। F = ब्रैकेट में CPE, ये हमारा अभी बता रहा हूँ, CPE माइनस CPI, ये हमारे प्रेशर कोफिशिएंट हैं। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इंटू PD, ये डिजाइन विंड प्रेशर है। तो ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले में जहाँ पर CPE जो है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, CPI इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, A इसका सरफेस एरिया है जिस पर हवा दबाव डाल रही है और हवा के दबाव के कारण उस भाग पर, उस क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, तो उस बल की गणना जिस क्षेत्रफल पर करनी है उसका क्षेत्रफल ही जो है ये हमारा A है। यहाँ पर PD डिजाइन विंड प्रेशर है। इसका उल्लेख अभी पिछले वीडियो में किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसमें CPI की वैल्यू निकालते हैं, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट CPI की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसी कोड के क्लास 7.3.2.2 में उल्लेख किया गया है। वहाँ पर इसके बारे में लैंग्वेज में जो है डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर उसी लैंग्वेज को एक टेबल के फॉर्म में चेंज करते हुए सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। तो इसे कॉलम वाइज देख लें। ये 3 आइटम हो गए, सीरियल नंबर है एक। तो दूसरे में है परमिएबिलिटी, बिल्डिंग की परमिएबिलिटी कितनी है। बिल्डिंग की परमिएबिलिटी से मतलब होता है उसमें ओपनिंग कितनी है, यानी खिड़की, दरवाजे, ये सब कितने रखे गए हैं। तो इनका परसेंटेज जो है ज्ञात कर लेते हैं। अगर ये परसेंटेज हमारा 5% से अधिक नहीं है, यानी ये 5% या उससे कम है, तो 5% से अधिक ना हो ओपनिंग, उस केस में इस कांस्टेंट CPI की वैल्यू ±0.2 के बराबर ली जाती है। ये कोड में उल्लेख है। यहाँ ±0.2 से मतलब क्या है, यानी ये कांस्टेंट हमारा प्लस का भी लिया जा सकता है और माइनस का भी लिया जा सकता है। यानी ये दबाव हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ये सक्शन भी क्रिएट कर सकता है लेकिन इसकी वैल्यू जो है 0.2 ही रखी जाती है। अगले उसमें अगर ओपनिंग का एरिया यानी परमिएबिलिटी जो है हमारी 5% से 20% के बीच में है, तब CPI की वैल्यू ±0.5 ली जाती है। और इसी तरह से ओपनिंग अगर हमारी 20% से अधिक हो तब जो है CPI की वैल्यू ±0.7 ली जाती है। तो ये हमारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिंपल रूल हैं। इनको याद करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसी के साथ ही साथ इसमें फिगर 2 कोड में दिया हुआ है और वो फिगर 2 हमारा ये बता रहा है बिल्डिंग्स विद वन साइड ओपनिंग, यानी ऐसी इमारतों के बारे में बता रहा है जो एक साइड से खुली हुई हो, यानी जिसमें ओपनिंग केवल एक फेस पर हो। जैसे एक ये बिल्डिंग है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है
और यहाँ पर ये जो केस दर्शाया गया है, इस केस में यहाँ देखें, यहाँ B/L की वैल्यू जो है 1 से कम है, अर्थात चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 1 से कम है, यानी चौड़ाई लंबाई से कम है। तो इस तरह की बिल्डिंग का उल्लेख यहाँ पर है, और इस जगह पर जो उल्लेख है वो B/L की वैल्यू 1 से अधिक है, अर्थात इसकी चौड़ाई इसकी इस भुजा से ज़्यादा हो। तो उस केस में जो है ये इसकी वैल्यू नोट की जाएंगी, और अगर 1 से कम हो B और L का रेशियो तो फिर यहाँ से वैल्यू नोट की जाएंगी। अब इसमें देखें, हाँ, तो इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पर ये 4 दीवारों में से एक दीवार में ओपनिंग है, और ओपनिंग जिस साइड में है उसी साइड से हवा चल रही है, और जब हवा चल रही है तो इसके इस मकान के या इस बिल्डिंग के इसके भी अंदर की तरफ जो कोफिशिएंट होगा, यानी इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की गणना है यहाँ पर, तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट का मान प्लस 0.8 होता है, यानी इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें प्लस 0.8 होता है। अगर चूंकि ओपनिंग की तरफ से हवा चल रही तो अंदर दाब होगा, यानी अंदर हवा जो है प्रत्येक दीवार पर दाब डालेगी। इस दीवार पर भी दाब डाल रही होगी, साइड वाली दीवार पर भी दाब डाल रही होगी, इधर भी दाब डाल रही होगी, प्रेशर डाल रही होगी, और इधर भी प्रेशर होगा। तो इस तरह से ये प्लस 0.8 होता है। अब इसी बिल्डिंग में अगर हवा की दिशा बदल जाए, यानी हवा इधर से चल रही हो, यानी ये हवा की डायरेक्शन को शो कर रहा है, विंड डायरेक्शन को, तो अगर हवा इधर से चल रही है, ओपनिंग ही साइड में है, तो इधर हवा होने पर इसके अंदर जो है निगेटिव प्रेशर उत्पन्न होता है, और प्रेशर इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू -0.5 हो जाती है, यानी इस पर निगेटिव प्रेशर है, इसलिए बाहर को सक्शन दिखाया गया है, तो ये सक्शन क्रिएट होता है। इसके बाद तीसरा केस है, हवा की डायरेक्शन पीछे से हो, इस साइड फेस से हो रही हो, तो इसके अंदर प्रेशर निगेटिव प्रेशर कोफिशिएंट आता है, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है -0.4 होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग वैल्यू है। यहाँ इस डायरेक्शन में होने पर प्लस 0.8 है, इधर से होने पर -0.5 है, और पीछे से आने पर -0.4 है। इसके बाद हम इस केस में देखते हैं, जब B/L की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने पर, इधर से आने पर ये हमारा प्लस का 0.8 है, ये हमारा इसी की तरह से जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए इस केस में क्या अंतर हो गया कि जब इधर से हवा का दाब कार्य कर रहा है तो ये माइनस का 0.7 उत्पन्न होगा, इसमें निगेटिव प्रेशर, तो यानी प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू -0.7 आएगी। और जब पीछे से इस साइड से हवा चल रही होगी, विंड की डायरेक्शन होगी, तो इसमें प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू -0.3 होगी। इस तरह से इस केस में अलग अलग वैल्यूज हैं, इस केस में अलग वैल्यूज हैं, इनके द्वारा हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो ये हमारा एक फिगर है जिसके द्वारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की गणना ओपनिंग के आधार पर इसके द्वारा देखी जाती है, और बाकी ओपनिंग का परसेंटेज अगर केवल ज्ञात हो तो फिर हम जो है इस फार्मूले से सीधे ये कोफिशिएंट यहाँ से मान लेते हैं। यहाँ पर जरा यहाँ पर देखिए, ये जो हमने जिस कोड का उल्लेख किया है IS 875 पार्ट 3 2015, इस कोड को जब हम देखेंगे तो इस कोड में इस फिगर में यहाँ B, ये दूरी इसको B और इस दूरी को L नहीं दर्शाया गया है। ये एक संशोधन जो है अमेंडमेंट नंबर 1 में किया गया है, यानी इस चित्र में सुधार करके यहाँ पर B और यहाँ पर L लिखा गया है। तो ये इसमें अमेंडमेंट नंबर 1 के द्वारा इसमें करेक्शन है इस फिगर में। अब देखिए दूसरा आता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CPE। ये एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CPE है किसके लिए? इसके में एक्चुअली कई केस हैं। फॉर वॉल्स ऑफ रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग्स, ये रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग्स की दीवार पर लगने वाला जो है दाब के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CPE की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए IS कोड ने एक टेबल 5 दी है। IS कोड में टेबल 5 है, क्लास 7.3.3.1 है। तो टेबल 5 को जब हम खोलते हैं तो उसके कॉलम इस तरह से हैं। पहला कॉलम है बिल्डिंग हाइट रेशियो लिखा हुआ है उसमें और इस कॉलम में ये हमारे 3 बिल्डिंग हाइट रेशियो दर्शाए गए हैं,
यानी बिल्डिंग हाइट रेशियो से मतलब क्या है, बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग की लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी लंबाई चौड़ाई में से जो कम हो उसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया गया है। तो h/w जो है ये हमारा बिल्डिंग हाइट रेशियो है। इसका मान 1/2 से कम या बराबर हो तो ये पहले वैल्यू नोट की जाएंगी पहले कॉलम में, और सेकंड में अगर h/w की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो और 3/2 से बराबर या कम हो तब ये दूसरे कॉलम की वैल्यू नोट की जाएंगी, और तीसरे में अगर h/w का मान 3/2 से ज़्यादा हो और 6 से कम हो तो ये तीसरे रो की वैल्यू ये नोट की जाएंगी। यहाँ पर ये मैंने वैल्यूज नोट नहीं की हैं, ये आपको ओरिजिनल जो टेबल है कोड में दी गई है वहाँ पर इसकी सारी वैल्यूज जो हैं दर्शाई गई हैं, हम इनको खाली पढ़ने का। अब इसके बाद सेकंड कॉलम है बिल्डिंग प्लान रेशियो भी दिया हुआ है। तो बिल्डिंग प्लान रेशियो में आप यहाँ पर देखें, यानी एलिवेशन यहाँ दर्शाया हुआ है, बिल्डिंग की हाइट ये है और लिस्ट जो कम चौड़ाई वाला हिस्सा है वो ये है। तो h/w इसलिए किया गया, ये बिल्डिंग का प्लान दर्शाया हुआ है, प्लान में ये इसकी बिल्डिंग की लंबाई है और इस भाग में ये बिल्डिंग की चौड़ाई है, तो ये l/w। तो यहाँ पर l/w हर जगह कैलकुलेट किया जाएगा, ये बिल्डिंग प्लान रेशियो कहलाता है। अब देखिए इसमें जो हमारा पहला वाला केस था कि जहाँ पर बिल्डिंग हाइट रेशियो h/w का मान 1/2 से कम या बराबर था, उस केस में दो केस कंडीशन उत्पन्न होती हैं। जब प्लान रेशियो यानी l/w का मान 1 से अधिक हो और 3/2 से कम हो, यानी l/w का मान 1 और 1.5 के बीच में हो। दूसरा केस है कि जब l/w का मान 1.5 और 4 के बीच में हो। तो इसके लिए अलग वैल्यूज हैं, इसके लिए अलग वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर आगे के कॉलम देखिए, ये तो प्लान एलिवेशन और प्लान हो गया। इस नेक्स्ट कॉलम में विंड एंगल दिया हुआ है, हवा का कोण दिया हुआ है कि हवा किस कोण से चल रही है। जैसे ये बिल्डिंग का प्लान है, ये हमारे इसके एक लाइन है, यहाँ से ये थीटा कोण पर मान लीजिए हवा चल रही है, तो इस थीटा कोण की जो वैल्यू है अगर 0 है यानी हवा ठीक इस डायरेक्शन में चल रही हो इस फेस के लंबवत, तो 0 एंगल हो गया। और अगर ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो इसका मतलब हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी यहाँ इस फेस पे आ गई। तो ये दो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर इसमें वैल्यू दे रखी हैं। 0 के लिए जो वैल्यू दी हैं वो CPE की वैल्यूज हैं, ये किस किस फेस पर, अलग अलग फेस पर। अब ये हमारी बिल्डिंग थी, इसके जो चारों फेस हैं फलक, इनको नाम दे दिया गया है। ये A फेस है, ये वाला B फेस है, ये वाला C फेस है और ये D फेस है। तो A फेस यहाँ लिखा हुआ है, B फेस यहाँ लिखा हुआ है, C यहाँ लिखा हुआ है, D यहाँ लिखा हुआ है। A फेस पर जो हमारा कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो ये होगी, एंगल जिस एंगल पर हो उसी के सामने वाली वैल्यू देखेंगे। ऐसे B फेस पर वैल्यू यहाँ नोट करेंगे, C पर यहाँ नोट करेंगे, D पर यहाँ नोट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी CPE जो है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हम इस तालिका के द्वारा देख लेते हैं। आगे हमारे लोकल प्रेशर कोफिशिएंट भी इसमें दिए हुए हैं। तो ये लोकल प्रेशर कोफिशिएंट का यूज एक्चुअली ये केवल फिक्सर्स के डिजाइन में ही किया जाता है। जो इसमें बिल्डिंग में जो फिक्सर्स लगाए जाते हैं उनके डिजाइन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जो है अन्य गणनाओं में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब कभी भी स्पेशली फिक्सर्स का आपको डिजाइन करना हो तब हम लोकल प्रेशर कोफिशिएंट का यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारी टेबल 5। ओरिजिनल टेबल भी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देंगे। वैसे आप कोड से टेबल को देख सकते हैं, इसमें रोज में जो हेडिंग ये लिखे हुए हैं इनका मतलब मैंने बता दिया और इसका अर्थ बता दिया, और यहाँ तो आप केवल वैल्यू नोट करनी है। इसके बाद आप देखिए दूसरी एक टेबल इसी के जस्ट आगे दी हुई है, वो है टेबल 6 क्लास 7.3.3.2। और इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CPE की वैल्यू किसके लिए है, पिच्ड रूफ ऑफ रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग। वही जो ऊपर रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग है उसकी जो छत अगर पिच्ड रूफ टाइप की है, यानी ढालू इस तरह की है, इस शेप में, यहाँ देखिए इस तरह की जो है शेप है, ये पिच्ड रूफ कहलाती है। तो दोनों तरफ ढाल है इसमें। तो इस तरह की अगर छत वाली बिल्डिंग है तो इसमें छत पर जो इसका कोफिशिएंट की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो इसके छत पर कोफिशिएंट की वैल्यू के लिए इस तालिका को देखिए। इस तालिका में जो पहला कॉलम है वो बिल्डिंग हाइट रेशियो का बना हुआ है, जैसा कि पहले था। h/w का मान वही हाफ से कम हो, और h/w का मान हाफ और 3/2
के बीच में हो और H/W का मान ये 3/2 और 6 के बीच में हो। यही 3 रो है और 3 रो के हिसाब के आगे जो है यहाँ रूफ एंगल दिया हुआ है। ये देखिए अलग से, इसमें चूंकि रूफ है, ये रूफ का ढाल कितना है, क्षैतिज से कितने कोण पर झुकी हुई है छत, वो हमारे कोण यहाँ पर दिए हुए हैं इस कॉलम में। यानी प्रत्येक बिल्डिंग हाइट रेशियो के लिए, यहाँ से अगर बिल्डिंग हाइट रेशियो ये आया है, एक कॉलम है, तो इसमें 0 डिग्री, 5 डिग्री और 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 45 और 60 डिग्री, यानी ये कोण की वैल्यू दी हैं। इन कोण के लिए यहाँ पर ये वैल्यू आगे इसमें अंकित है। अब आगे वाला कॉलम देखिए, बिल्डिंग हमारा जो भी ढाल हो हम उसी के सामने की रीडिंग नोट करेंगे। तो ये तो छत का ढाल यहाँ से हम नोट करेंगे कि कितना ढाल दिया हुआ है, उसी ढाल के लिए जो वैल्यू नोट करनी है। अब यहाँ आगे वाले विंड एंगल देखिए, ये इसमें हवा किस कोण पर बह रही है, वो हवा मान लीजिए 0 डिग्री पर बह रही है, अर्थात 0 डिग्री पर बह रही का मतलब जो है सीधा जिस फेस पर आ रही है उसी फेस पर सीधा परपेंडिकुलर हवा चल रही है। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये फिगर इसके ठीक नीचे दिया हुआ है। ये बिल्डिंग का प्लान है, ये बिल्डिंग की चौड़ाई है, ये बिल्डिंग की लंबाई है, और इसमें यहाँ पर ये रिज है, रिज के तरफ ढाल ये इस साइड में है, इसका ढाल इस साइड में है, तो दोनों तरफ ढाल है, इसका इस तरफ को, इसका इस तरफ को। इसको अगर हम मिडिल पॉइंट से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें अलग अलग, तो इसमें आधा भाग जो यहाँ पर है, इसके सेंटर से जो हाफ पार्ट है, इसको फिर हम एक भी चौथाई दूरी पर जो है इस लंबाई की 1/4 पर एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, और इस चारों पार्ट को, एक ये भाग हो गया अलग, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, इस तरह से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा ये सेमी हाफ बिल्डिंग। तो ये हाफ बिल्डिंग जो है 4 पार्ट में जब डिवाइड हो गई, इसका नाम ई रखा, इसका एफ रखा, जी और ये एच। यहाँ पर जो है विंड एंगल 0 होने पर ई एफ यानी इस भाग में दाब कितना होगा वो यहाँ पर इस कॉलम में दिया गया है, और जी एच यानी इन दोनों में दाब कितना होगा वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इस भाग के लिए जो प्रेशर है उसके लिए सीपी की वैल्यू यहाँ दी गई है, और इसमें इस भाग के लिए जी और एच के लिए वैल्यू दी गई है। अगले कॉलम में विंड एंगल 90 डिग्री का लिया गया है, यानी हवा इधर नहीं चल रही बल्कि इधर को चल रही है, हवा इधर से आ रही है। तो जब हवा इधर से आ रही है तो पहले कॉलम में ईजी दिया गया, यानी ये दोनों भाग लिए गए, इन दोनों में एक जैसा दाब लगेगा और इनके लिए कोफिशिएंट भी एक ही होगा, और वो हमारा इस कॉलम में दिया हुआ है, ईजी लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद एफ जी है, ये एफ और जी इस भाग में दाब की वैल्यू अलग होगी, तो ये हमारे एफ जी इन दोनों भाग में सेम रहेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और वो वैल्यू इस कॉलम में यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से हम जो कंडीशन हो बिल्डिंग हाइट रेशियो की उसी जगह पर ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, और यहाँ से हम सीपी की वैल्यू इस तालिका के द्वारा देख लेते हैं। लोकल कोफिशिएंट यहाँ पर भी दिए हैं। मैंने पहले एक बार बता चुका हूँ कि लोकल कोफिशिएंट जो है केवल फिक्सर्स के डिजाइन में ही इनकी आवश्यकता पड़ती है, सब जगह आवश्यकता नहीं होती। तो इस फिगर में आप सोचेंगे कि ये पट्टियाँ क्यों दर्शाई गई हैं। जैसे यहाँ पर ये पट्टी है, ये वाली पट्टी, इस पट्टी की जो चौड़ाई वाई दर्शाई हुई है कोड में, इस पट्टी की भी चौड़ाई जो है वाई दर्शाई हुई है, ये पट्टी की चौड़ाई भी जो है वाई दर्शाई हुई है यहाँ पर। इस तरह से प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई वाई है, और वाई का मान कोड के अनुसार एच यानी बिल्डिंग की हाइट अथवा 0.15 डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का, वही डब्ल्यू क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो साइड वाली भुजा छोटी हो, यानी लंबाई बिल्डिंग की जो प्लान है उसमें एक लंबी साइड होगी, एक छोटी साइड होगी, छोटी साइड डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का 0.15 अथवा बिल्डिंग की हाइट एच, इन दोनों में जो कम हो उसके बराबर जो है ये पट्टी की चौड़ाई ली जाती है। यानी लोकल प्रेशर, लोकल जो कोफिशिएंट है उनका प्रभाव केवल इस पट्टी तक ही सीमित रहता है। इस पट्टी में यहाँ पर देखिए, यहाँ ये अलग अलग
एरो वो डायरेक्शन दिखाए गए हैं शेडेड एरिया का, इसमें इस डायरेक्शन में दिखाया गया है और इस डायरेक्शन का जो पोर्शन यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस भाग में जो हमारा लोकल प्रेशर कोफिशिएंट होगा वो यहाँ नोट किया जाएगा और ये इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये यहाँ लाइनिंग बनी हुई है, तो इस भाग में अगर हम लोकल प्रेशर कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो हमारा इस कॉलम से हमको पढ़ना होगा और इसमें जिसमें क्षैतिज पट्टियाँ बनी हैं यानी ये वाली क्षैतिज पट्टियाँ, उसमें तीसरे में पढ़ेंगे रीडिंग, और जिसमें दोनों डायरेक्शन में क्रॉस लाइनिंग बनी हुई है उसकी हम कोफिशिएंट की वैल्यू लोकल प्रेशर कोफिशिएंट यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इस टेबल का प्रयोग करके हम लोकल प्रेशर कोफिशिएंट अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम इसकी वैल्यू भी नोट कर सकते हैं। इस चित्र में देखें नीचे की ओर, यहाँ पर ये W दर्शाया हुआ है बिल्डिंग की चौड़ाई के बराबर। ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रोजेक्शन को दर्शाती है रूफ के, ये भी हमारा रूफ के प्रोजेक्शन को दर्शा रही है ये डॉटेड लाइन। जो हमारा वर्तमान में IS कोड है 875/2015, उसमें ये डॉटेड लाइन के बीच की दूरी जो है स्मॉल w दर्शाई गई है और ये करेक्शन जो है अमेंडमेंट नंबर 1 के द्वारा जो है किया गया है कि डॉटेड लाइन के बीच की दूरी ना होकर के ये हमारी बिल्डिंग की चौड़ाई के बराबर ही w जो है लिया जाता है। तो इस अमेंडमेंट को आप लोग याद रखें कि w की कैलकुलेशन में केवल बिल्डिंग की चौड़ाई लेंगे, न कि प्रोजेक्शन को शामिल करते हुए। तो ये हमारा था CPE की गणना करने का के लिए जो है ये कोड के में जो तालिकाएं दी गई हैं उनके बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पर जब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं CPE और CPI, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी हमको, CPI की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में ही होती है। तो अगर ये प्लस में है माइनस में है जो भी है, और CPE ये दोनों कोफिशिएंट हमें वो वैल्यू एडॉप्ट करनी पड़ती है प्लस की और अथवा माइनस की, जिससे इस पद की मान बढ़ जाए, इसकी अंकिक वैल्यू जो है वो जुड़ जाए, ये दोनों के जो अंक हैं वो आपस में जुड़ रहे हों, या तो दोनों माइनस हो रहे हों तो जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस हो रहे हों तो जुड़ जाएंगे। तो हमें उस ऐसा कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है जिस कॉम्बिनेशन में इस गुणांक का मान जो है अधिकतम प्राप्त हो। तो अधिकतम प्राप्त होने पर वही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है कि जब जुड़ जाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में प्रेशर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगता है। जैसे देखा होगा कि अभी चर्चा हो रही थी, या जब भी तूफान वगैरह आता है, अभी इसमें ईस्ट कोस्ट पर जो तूफान आया था भुवनेश्वर के आसपास उड़ीसा में, वहाँ कई छतें उड़ गईं। तो छतों के उड़ने का जो 3 सेट के उड़ने का यही कारण होता है कि ये दोनों प्रेशर कोफिशिएंट जब एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं यानी बाहर की ओर हो जाते हैं, यानी छत के ऊपर जो है एक्सटर्नल प्रेशर ये हमारा माइनस का हो गया और इंटरनल प्रेशर ये हमारा प्लस का हो गया। तो यहाँ से न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी और माइनस में हो जाने पर ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो उस सेक्शन प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा अधिक हो जाने से छत उखड़ जाती है और छत उखड़ करके बहुत दूर गिरती। तो यही डेंजरस पोजीशन होती है, इसी को ज्ञात करने की ज़्यादा आवश्यकता है डिजाइन करते समय, और यही ज्ञात किया जाता है, इसी के लिए सेफ्टी या के इंतजाम किए जाते हैं। तो ये था इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट के वैल्यू हम कोड के द्वारा किस प्रकार से देखते हैं। तालिकाएं आप स्वयं देख सकते हैं, फिर भी हम तालिकाएं आपको अभी दिखा देते हैं। में ये फिगर दिया हुआ है, फिगर 2 है, बिल्डिंग विद 1 साइड ओपनिंग, जिसका उल्लेख अभी हमने किया था। सेम वही चीज़ें हैं, ये B है, ये L है, यहाँ पर B/L <1, B/L <1। तो इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, ये आप देख सकते हैं वहाँ पर। फिगर 2 है IS कोड का। इसके बाद जो है अगली टेबल जो थी एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट ओवर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग, तो उसमें हमने बताया था ये कॉलम बिल्डिंग हाइट रेशियो है। तो बिल्डिंग हाइट रेशियो देखिए, पहले कॉलम में बिल्डिंग हाइट रेशियो दिया है H/W < और = 1/2, दूसरे में ये दिया है, तीसरे में दिया, चौथे में। इस तरह से सेम टू सेम फिगर बने हुए हैं। यहाँ पर ये CPE की वैल्यू जो है लिखी हुई है,
और आगे हमारा लोकल प्रेशर कोफिशिएंट दिया हुआ है। इसमें एक बात केवल थोड़ा सा देख लें कि ये जो दूसरा कॉलम है, दूसरी रो है, जिसमें 1/2 दूसरी रो मतलब यहाँ पर देखें, इसके जो ये 2 पद हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों पदों में ये अमेंडमेंट नंबर 1 जो किया गया है इस कोड में, उसके द्वारा कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। तो इस कोड में यहाँ पर देखिए जो वैल्यू लिखी है वो क्या है, ये 1 लेस देन और इक्वल टू L/W लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है लेस देन और इक्वल टू के स्थान पर केवल लेस देन रखा जाना है, ये इक्वल टू का चिन्ह हटाया जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसमें केवल लेस देन रखना है, इक्वल टू का चिन्ह हटा दिया गया है। ये संशोधन अमेंडमेंट नंबर 1 कोड के द्वारा इस तालिका में किया गया है। इसके अलावा इस तालिका में कोई और जो है संशोधन नहीं है, केवल यही एक संशोधन है। तो बाकी सब इसका प्रयोग उसी तरीके से है जैसे अभी मैंने बताया। तो इसमें आप हर चीज़ जो है देख सकते हैं, क्लियर कट है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है पीछे। इसके बाद एक टेबल और है जो कि पिच्ड रूफ के लिए है और रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग की। यहाँ पर वही सेम चीज़ दी है, मैंने बता दी है। ये बिंड है, ये एंगल दिए हुए हैं डिग्री में, 0 से 60 तक, 0 से 60 तक, 0 से 60 तक, और ये अलग अलग फेस पर जो है इनके CP की वैल्यू दी हैं यहाँ पर। और ये हमारे इधर लोकल प्रेशर कोफिशिएंट चारों, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये लोकल प्रेशर कोफिशिएंट दिए हैं। ये कुछ जगह पर नहीं दिए हैं, तो जहाँ नहीं दिए हैं वहाँ पर इसको वैल्यू नहीं ली जाती और केवल जो है ये CP की वैल्यू यही नोट कर ली जाती है। तो इस तरीके से हम CP और CPI दोनों की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और लोड की विंड लोड की गणना ऊपर वाले फार्मूले से कर लेते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पर पूरा हो रहा है, तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।